जय गुप्त साम्राज्य, जय गुप्त साम्राज्य, जय गुप्त साम्राज्य। नमस्कार। सोचिए अगर इतिहास की किताबों के पन्ने अचानक बोलने लगें तो वो क्या कहानियां सुनाएंगे। खैर, आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक स्टूडेंट की पुरानी हाथ से लिखी नोटबुक के जरिए हम चलेंगे महान गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में। तो ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे राजवंश के उदय से, फिर मिलेंगे इसके महान सम्राटों से और समझेंगे कि उनका प्रशासन, समाज और उनकी सांस्कृतिक विरासत कैसी थी, जिसे आज भी हम स्वर्ण युग कहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय है 3री शताब्दी का और जगह है प्रयाग के आसपास का इलाका। यहीं पर एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखने वाली थी। तो देखिए, इस राजवंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने। उनके बाद आए घटोत्कच, लेकिन जो असली गेम चेंजर थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि ली, मतलब राजाओं के भी महान राजा। यहीं से गुप्त साम्राज्य ने सही मायनों में उड़ान भरी। अच्छा, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? अब बात करते हैं उन शासकों की, उन शहंशाहों की, जिनकी वजह से इस पूरे दौर को भारतीय इतिहास का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक ऐसे जबरदस्त योद्धा और रणनीतिकार जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत बहुत दूर तक फैला दिया। उनकी जीत का डंका कुछ ऐसा बजा कि इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। सोचिए, उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को हराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ तलवार की नहीं थी। समुद्रगुप्त की शख्सियत में कई और रंग थे। वो एक महान योद्धा थे तो उन्हें विक्रमांक कहा गया। वो एक शानदार कवि और संगीतकार भी थे, जिन्हें कविराज की उपाधि मिली। अरे, उनके सिक्कों पर तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से बेहतर जानते हैं। इनके राज में गुप्त साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर पहुंच गया। और विक्रमादित्य का दरबार, वो तो ज्ञान और कला का एक जीता जागता महासागर था। मशहूर था अपने नवरत्नों के लिए, यानी उस दौर के 9 सबसे प्रतिभाशाली और असाधारण विद्वान। इन नवरत्नों में महाकवि कालिदास जैसे साहित्यकार थे तो धन्वंतरी जैसे महान वैद्य भी। माहौल ही ऐसा था कि दूर चीन से फाहियान जैसा बौद्ध तीर्थयात्री भी खिंचा चला आया। इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले भी कम नहीं थे। कुमारगुप्त ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो वहीं स्कंदगुप्त ने हुणों के खतरनाक आक्रमणों से इस महान साम्राज्य को बचाया। ठीक है, सम्राटों की बात तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? क्या सिस्टम था? चलिए जरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झांक कर देखते हैं। सिस्टम बड़ा सीधा और असरदार था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी भुक्ति में बांटा गया था। भुक्ति को जिलों यानी विषय में और जिलों को गांवों यानी ग्राम में। हर लेवल पर अपना एक अधिकारी, अपना एक हेड। प्रशासन तो सेट था, लेकिन उस दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनकी रोजी रोटी का क्या जरिया था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ जमीन से जुड़ा था, और देखिए जमीन का वर्गीकरण भी कितने ध्यान से किया गया था। खेती की जमीन अलग, रहने की अलग, जानवरों के चरने की अलग, और यहां तक कि जंगल की जमीन का भी हिसाब था। और जब जमीन इतनी अहम थी तो जाहिर है राज्य की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भी भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू ही था। इसके अलावा सामान की बिक्री और सिंचाई पर भी टैक्स लगता था, जिससे एक मजबूत अर्थव्यवस्था चलती थी। और ये अर्थव्यवस्था वाकई फल फूल रही थी। उज्जैन उस समय का सबसे बड़ा बिजनेस हब था, और समृद्धि का आलम ये था कि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहते थे। और हम सब जानते हैं, जब जेब में पैसा होता है तो कला, संस्कृति
और विज्ञान को भी नए पंख मिल जाते हैं। गुप्त काल में ठीक यही हुआ, एक तरह का कल्चरल एक्सप्लोजन। आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उनकी शुरुआत यानी मंदिर बनाने की कला इसी दौर में शुरू हुई थी। ये कुछ शानदार उदाहरण हैं जो आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। ये वो दौर था जब कालिदास जैसे महान लेखक और आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक हुए। सोचिए, आर्यभट्ट ने उसी जमाने में बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये कितनी बड़ी खोज थी। तो जब हम इन सब बातों को, महान राजा, शानदार प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और कला विज्ञान की ऊंचाइयों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? गुप्त काल की असली विरासत क्या है? और जवाब बहुत साफ है। राजनीति में स्थिरता, समाज में समृद्धि और संस्कृति का ऐसा जबरदस्त विकास, इन्हीं सब वजहों से इस दौर को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज का खिताब मिला। पर क्या कहानी इतनी ही सीधी है? इतिहास में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है ना? हमेशा एक लेकिन होता है। और देखिए, यही तो इतिहास की खूबसूरती है। वही नोट्स जो हमें इस गोल्डन एज की चकाचौंध दिखाते हैं, आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाते हैं। एक तरफ तो कला और विज्ञान आसमान छू रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ शहर धीरे धीरे अपनी रौनक खो रहे थे। ऐसा क्यों? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कहानी में और भी बहुत कुछ